मुख्तार की मौत के बाद उससे जुड़ी कई कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसे में 2004 में जब मुख्तार अंसारी के ऊपर पोटा की कार्रवाई की गई थी तो उस समय के डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने एलएमजी से रिकवर किया था। उस रिकवरी के बाद शैलेंद्र सिंह के ऊपर इतना राजनीतिक दबाव पड़ा था कि उनका इस्तीफा देना पड़ा था। हिंदी खबर पर शैलेंद्र सिंह ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है और उसके बाद से मुख्तार अंसारी जिस तरीके से पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाता था, किस तरीके से वहां पर काम करता था, उससे जुड़ी कई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसमें कि एलएमजी खरीदने का प्रयास मुख्तार अंसारी के द्वारा 2004 में किया गया था और उसमें किस तरीके से एलएमजी रिकवर की गई, मुख्तार अंसारी को किस तरीके से पकड़ा गया, उनके पूरे इस केस को किस तरीके से ट्रेस किया गया, इस पर हमसे बात करने के लिए तत्कालीन उस समय के जो डिप्टी एसपी थे शैलेंद्र सिंह जी वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये एलएमजी की पूरी कहानी क्या है, ये सबसे पहले दर्शकों को बताइए। 2004 जनवरी के शुरुआत में लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच में जो गैंगवार हुआ था और क्रॉस फायरिंग हुई थी, तो शासन प्रशासन और सरकार को चिंता हुई कि लखनऊ की राजधानी में जब इस तरह की वारदात हो रही तो पूर्वांचल में क्या होगा, और इसको रोकने के लिए उन लोगों ने एसटीएफ को जिम्मेदारी दी और विशेष रूप से मुझे ये कार्य सौंपा गया कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला था, बनारस में पोस्टेड था, तो मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता था। और इनके फ़ोन पैरेलल लिसनिंग पर लिए गए सर्विलांस के तहत, और उसी में एक कॉल मुख्तार अंसारी किसी से बात कर रहा था जो सेना का भगोड़ा बाबूलाल यादव नाम था, और वो कह रहा था मैं राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, वहाँ से मैं एक लाइट मशीन गन लेके आया हूँ, इसको बेचना चाहता हूँ। तो मुख्तार से फाइनली उसकी 1 करोड़ में उस समय सौदा तय हो गया। जब मुख्तार अपने लोगों से बात करता था तो ये कहता था कि किसी भी तरह इस डील को हमारे पास ही आवे, बाहर न जाने पे, विपक्षी के पास न जाए, और उसका रीजन कहता था कि ये आ जाएगी तो मजा आ जाएगा, हम कृष्णानंद को निपटा देंगे क्योंकि उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी राइफल के अगेंस्ट में है, और ये उसको भेज देती। तो ये एलएमजी रिकवर करने के लिए फिर शासन ने कहा कि नहीं, इसको मुख्तार के पास जाने से पहले रिकवर हो जाए, वरना कि चली गई और गोली चली तो बहुत बड़ी वारदात हो जाएगी। और जान पे खेल के हम लोगों ने पूरी एक मेरी छोटी सी टीम थी, उसको रिकवर किया हम लोगों ने। और पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था, पोटा कानून भी लगा बनारस के चौबेपुर थाना क्षेत्र में। दोपहर तक तो गुड वर्क था हमारा, सब लोग बधाई देते रहे। शाम को जैसे ही न्यूज में आया कि पोटा कानून भी लगा, अब मुख्तार परेशान हो गया। वो पहले सोच रहा था ये सिंपल आर्म्स एक्ट की रिकवरी है, हम बच गए हैं, जिसके पास पकड़ा गया वो दोषी होगा, पोटा कानून में बात करने वाला भी दोषी हो जाता है। तो ऐसी दशा में वो परेशान हो गया कि मेरी तो अब जान इसमें फंस गई है। और मुलायम सिंह की सरकार, अल्पमत की सरकार थी, 2003 में मायावती को तोड़ के बनी थी, उसको मुख्तार जैसे लोग सपोर्ट करते थे, कुछ विधायकों को भी मैनेज किया था जो हमें बताया गया। तो मुलायम सिंह पर उसने दबाव बनाया कि इस केस को खत्म किया जाए वरना सरकार हम लोग गिरा देंगे। मुलायम सिंह ने हमारे अधिकारियों पर दबाव बनाया, उन लोगों ने हमसे कहा। तो मैंने कहा कि सर, आप लोग पुलिस ऑफिसर के रूप में जानते हैं कि एक एफआईआर दर्ज होने के बाद खत्म नहीं हो सकती है, और ऐसी दशा में आप लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। तो उन लोग चुप हो गए। अच्छा, हम लोग फिर बात करते हैं ऊपर। फिर उन्होंने बात किया तो ऊपर से जो बोला गया हो। फिर हमने कहा कि ऐसा है, विवेचना कोई और करेगा, तुम नाम नहीं लेना इसमें। तो हमने कहा कि सर, मैं ही वादी हूँ इस केस का और मैं अपने बयान से पलट जाऊंगा। मैं मुख्तार का नाम लिखा हूँ पहले ही शुरुआत में, तो मैं कैसे पलट जाऊंगा। तो ये भी संभव नहीं है। तो अंत में इनकी व्यवस्था देख के अधिकारियों को मैंने कहा आप नंबर दीजिए, मुख्यमंत्री जी से हम बात कर लेते हैं और शायद अपनी बात हम रखें 1 to 1 तो वो समझें इसको। तो उन्होंने कहा, बनारस के एसएसपी उस समय थे सुभाष चंद्र जी, कहे कि शैलेंद्र, तुम्हारे नाम से इतना वो चढ़ गए हैं कि बात तो करना दूर की बात रही। तो हमने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोग जैसा समझो। और उसी रात फिर बनारस रेंज के डीआईजी, जोन के आईजी, एसएसपी, एसटीएफ का तबादला कर दिया गया और एक मैसेज दिया गया कि अब इसमें मुलायम सिंह एकदम क्लियर कट चाहते हैं कि इस केस को खत्म किया जाए। अपने हिसाब से अधिकारी पोस्ट किया उन्होंने, और हमारी जो यूनिट एसटीएफ की बनारस में काम कर रही थी उसको क्लोज करके लखनऊ बुला लिया गया। और मुझ पे भी दबाव लगातार, हितैषी बन के, वेलविशर बन के, कि भाई कहाँ पंगा ले रहे हो, इतना पुलिस पे गोली चलाई, मरवा दिया लोगों को, तुम कहाँ उससे पंगा ले रहे हो। किनके द्वारा दिया जाता था? मतलब ये हमारे अधिकारी जो होते थे वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझाते थे कि देखो तुम्हारी जान खतरे में, परिवार तुम्हें चलाना है, पुलिस में ये सब होता रहता है। तो मैंने कहा देखिए सर, मैंने जो कर दिया है, अब उसमें पीछे मैं नहीं हट सकता हूँ। और मैंने अपने को सोचा कि मेरा जमीर नहीं गवारा कर रहा है कि मैं ये सब करूँ। हम जिसकी तनख्वाह खा रहे हैं जनता के टैक्स से, हम आज ये माफिया के सपोर्ट में चले जाएं,
तो मैंने फिर इस रिकवरी के 15 दिन बाद इस्तीफा दिया 11 फरवरी 2004 को। और अपने फैक्स में जो राज्यपाल महोदय को नियुक्ति अधिकारी हमारे वही होते थे, तो उनको मैंने भेजा लिख के कि वर्तमान में माफिया समर्थित नहीं बल्कि उनके द्वारा निर्देशित सरकार चल रही है, वही डिसाइड कर रहे हैं क्या होना क्या नहीं होना। तो मेरे जैसे ईमानदार अधिकारी के लिए संभव नहीं है काम करना, और मैं त्यागपत्र के वापस जा रहा हूँ। तो ये इशू था उस समय। 2004 में आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद आज 2024 में अब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। इस बीच में किन किन चीजों का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद भी सरकारें कई बार बदली, सपा की सरकार दोबारा भी उसके बाद आई, हालांकि उसके बाद 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। तो किस तरीके से ये पूरा क्रम आपने बदलते हुए देखा और परिवार को इस बीच में क्या झेलना पड़ा? आप देखिए, मुझे 2 बार अरेस्ट करके जेल भेजा गया, तो स्वाभाविक है कि परिवार उसको तो खामियाजा होगा ही। जिस जगह पे हम अपना पोस्टेड रहते थे, हजरतगंज सीओ थे हम, उसी थाने लॉकअप में हमको बंद किया गया, जेल में डाला गया जहां हम अपराधियों को जेल में डालते थे। जिन अपराधियों को हमने पकड़ के डाला था उन्हीं अपराधियों के बैरक में मुझे डाला गया कि इनको खत्म कर दो अंदर ही। तो सब हथकंडे इन लोगों ने अपनाए थे। इनडायरेक्ट डायरेक्ट धमकियां मिलती थी, हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी का पीछा होता था, आगे पीछे क्रॉस करते थे, एक्सीडेंट की कोशिश करते थे। तो ये सब हुआ, बीच बीच में धमकियां भी मिली। मैंने उस समय जो तत्कालीन एसएसपी या जो भी अधिकारी होते थे उनको सूचित भी करता था। तो ये दौर देखा हमने। सूचित करते थे तो क्या एक्शन मिलता था, क्या रिएक्शन होता था, क्या बातें आती थी? मुझे भी मालूम था, देखिए सरकार तो उनके थे तो कुछ होगा नहीं, मुझे मालूम था, लेकिन एक कोरम पूरा करना था, एक अपनी जिम्मेदारी थी कि इनको बता दें। कल को इन्हें कहे कि इन्होंने बताया ही नहीं, तो मैं वो उनको इन्फॉर्म कर देता था। इन लोग जरूर कहते थे शैलेंद्र आप घर से नहीं निकलो, ये खतरा है वो खतरा। तो मैंने कहा मैं तो पब्लिक लाइफ में हूँ, जनता के बीच में काम कर रहा हूँ, सोशल वर्क, मैं तो निकलूंगा ही, काम करूंगा, बाकी जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं अपना चुपचाप काम करता था और धमकियां जो मिलती थी इग्नोर करता था, जो होगा देखा जाएगा। अब सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, मुख्तार अंसारी की जैसे मौत हो चुकी है, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कई राजनीतिक दल हैं, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, लगातार जांच की बात कर रहे हैं। विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है, समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि विनम्र श्रद्धांजलि दी है। इस पर आपका क्या रिएक्शन, क्या भाव आते हैं आपके मन में? देखिए, किसी की भी मौत पे कोई श्रद्धांजलि दे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रही बात जांच की मांग की, तो जांच तो अपने आप होती है, प्रक्रिया है। हम ही लोग एनकाउंटर करते थे तो मजिस्ट्रियल जांच होती थी। तो ये जो मांग कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटेंशन क्या है इसके पीछे ये जनता देख रही है। चुनाव का समय चल रहा है, ये ध्यान रखें, ये जो लोग कर रहे हैं। ओवैसी के एक क्षणिक उनकी सोच है, आप भी जानते हैं, एक खास संप्रदाय विशेष के लिए वो उनको काम करना है। वो जहां जो सोच है उतने में रह जाएंगे। किस स्तर के नेता है कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने जो अभी कर रहे हैं या जो अपनी नादानी की है, इनकी क्या हश्र हो रही है ये भी देख रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं। और यही रहा तो जनता इनको खारिज करती रहेगी, मेरा जो अपना मानना है। तो कोई नई बात इन लोग नहीं कर रहे हैं, अपने ही जो इनके चरित्र है, हर पार्टी का अपना एक चरित्र होता है। जैसे क्षेत्रीय पार्टी की सोच छोटी होती है, तो छोटी सोच लेके आए हैं, सोच रहे हैं तत्कालीन लाभ मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अब इनकी क्षणिक सोच कितनी है कि इन्हीं को 3 कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं। मैं देख रहा था, पहले किसी को, फिर किसी को, फिर किसी को, 10 मिनट पहले टिकट दे रहे हो। तो ये किसी पार्टी की सोच की होती है, नेताओं की। तो आप अपना दिमाग नहीं लगा के काम कर रहे हो। आपको लग रहा है अच्छा किसी ने कह दिया तो चलो ये कर देते हैं। मतलब एक इंटेंशन के तहत अलग अलग काम किए जा रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से एक बात कही जा रही है कि उनको स्लो पॉइजन जेल में दिया जा रहा था, आप भी एक अधिकारी रहे, आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें क्या जेल में संभव है? क्योंकि लगातार जांच की बात जो कही जा रही है वो इस बात पर कही जा रही है कि जेल में उनको स्लो पॉइजन दिए जाने का काम किया जा रहा था। एक लेटर भी आया है जिसमें कि मऊ के एडीजी को उन्होंने लेटर दिया, जिसमें कई अधिकारियों का नाम और कई राजनेताओं के नाम भी उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें कहा कि वो उनको मरवाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या संभव है? देखिए, मैं 10 साल रहा पुलिस में, जेल से भी वास्ता पड़ता था हमारा, पुलिस से भी। तो हम लोग का जो अनुभव है, कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो या डॉक्टर हो, वो कभी भी अपनी सर्विस दांव पे लगा के इस तरह के काम नहीं करेगा। सरकार आती है जाती है, कल को निजाम बदलता है तो उन्हीं के खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी। मान लो आज नहीं हो रहा तो कल हो जाएगी, तो कोई नहीं करेगा जो समझदार है। रही बात इनके आरोप लगाने की, मुख्तार की या इनके वकील की या इनके परिवार की, तो इनको यहाँ की जेल आने से पहले, यानी आज से 3 साल पहले पंजाब जेल में तो ऐश कर रहे थे, या जब यहाँ दूसरी सरकारें थी तो ऐश कर रहे थे।
आप ही लोग के माध्यम से पता चलता था डीएम जाके बैडमिंटन खेल रहे हैं इनके साथ कोर्ट जेल में। तो जो इन्होंने ऐश किया था अब वो नहीं हो पा रहा था। इनका बनाया हुआ साम्राज्य ढह रहा था तेजी से। रिकवरी गैंगस्टर एक्ट में हो रही थी, इनके लोग जेल जा रहे थे, इनका परिवार भगोड़ा घोषित हो गया, इनका बेटा जेल में है। तो ऐसी दशा में ये डर इनके अंदर स्वयं कायम हो गया। जिस डर का साम्राज्य से आपने ये कायम किया था, लोगों को डराया था, वो डर आप पे हावी हो गया और हार्ट अटैक से मौत हुई है, जो मेरे अपना समझ में आ रहा है। जांच होगी, बाकी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। तो इसमें कोई दम नहीं है आरोपों में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शैलेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कोई भी अधिकारी किसी भी स्तर से अपने आप को फंसाने का काम नहीं करेगा और जो भी जांच होगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।